अहमद गरीब लड़का था जो शहर के बाजार में ठेला लगाकर फल बेचता था। उसकी आंखों में गरीबी की लकीरें थीं और दिल उदासी से भरा हुआ था। वह चाहता था कि घर के हालात कुछ बदल जाएं। हर शाम को मायूस नजरों से आने जाने वाले लोगों को देखता रहता। आजकल उसके ज्यादा फल नहीं बिक रहे थे, इसीलिए वह परेशान रहने लगा था। लेकिन एक रात जब वह उस पुराने कब्रिस्तान के सामने से गुजरते हुए जा रहा था, अचानक ही एक झाड़ियों के पीछे से उसे किसी के रोने की आवाज आई थी। इस आवाज पर वह चौंक गया। जैसे ही झाड़ियों के पीछे गया तो उसके होश उड़ गए। अहमद नामक इस गरीब लड़के का नाम अहमद था और वह एक किराए के मकान में अपनी अम्मा और 2 छोटी बहनों के साथ रहता था। अहमद ने मैट्रिक तक शिक्षा हासिल कर ली थी और उसके पिता का निधन हो गया था, इसलिए अब वह फल बेचकर अपना और अपने घर का गुजारा करता था। लेकिन उसके घर के हालात बहुत खराब थे। अब वह शहर की एक पुरौनक मार्केट में अपना फलों का ठेला लगाता था। लेकिन एक दिन शहर के हालात खराब हो गए और सारे ठेले वालों को वहां से भगा दिया गया। अजीब भगदड़ मच गई थी। अहमद परेशान सा हो गया और फिर वह एक सुनसान जगह पर आकर खड़ा होने लगा, जहां पर ज्यादा भीड़ नहीं होती थी। वह एक पेड़ के नीचे खड़ा होता था। लेकिन जैसे ही शाम होती, उसके साथ एक अजीब वाकया होने लगा। एक खूबसूरत सी लड़की जो नकाब लगाकर उसके ठेले पर आती है और उससे फल खरीद कर ले जाती। वह हर शाम अकेली आती थी और फल खरीदकर चुपचाप चली जाती। अहमद हैरान होता कि यह कौन है, कहां से आती है और हर रोज उसके ठेले से इतने सारे फल खरीदकर कहां ले जाती है। क्योंकि उस लड़की के कदम जिस तरफ उठ रहे होते, वहां तो वही पुराना कब्रिस्तान था जिसके बारे में तरह तरह के किस्से कहानियां मशहूर थीं। अहमद धीरे धीरे उस लड़की में दिलचस्पी लेने लगा था। फिर एक शाम को जब वह उसके ठेले पर आई तो वह उस लड़की से कहने लगा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने अपनी खूबसूरत आंखें उठाकर अहमद की तरफ देखा और कहने लगी, मैं एक परछाई हूं। इस बात का मतलब अहमद न समझ सका था। वह हैरत से उसे देखता रहा, यहां तक कि लड़की उसकी नजरों से ओझल हो गई। लेकिन एक शाम जब वह लड़की फल खरीदने नहीं आई तो अहमद कुछ बेचैन सा हो गया। फिर उस रात को उसके फल बिक ही ना हुए और वह मायूस सा सड़क किनारे खड़ा था। रात के 12 बजे वह घर की तरफ वापस जा रहा था और हर रोज की तरह उसी रास्ते से गुजर रहा था। उस पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए अचानक ही उसे किसी के रोने की आवाज आई थी और यह आवाज सुनकर वह परेशान हो गया। जैसे ही उसने उन झाड़ियों के पीछे झांक कर देखा तो वह हैरान रह गया। कोई लड़की जमीन पर पड़ी थी और उसका पांव जख्मी था। लड़की का चेहरा छिपा हुआ था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर लड़की के चेहरे पर पड़ी, वह उसे देखकर हैरान रह गया। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि वही थी जो रोजाना हर शाम को उसके ठेले से फल खरीदने आती थी। वह उसे जख्मी हालत में देखकर परेशान हो गया। लड़की रोते हुए कहने लगी, मुझे मेरे घर ले चलो, मैं जख्मी हूं। अहमद ने उसे सहारा देकर उठाया था। फिर अहमद उससे कहने लगा, तुम्हारा घर कहां है? लड़की ने अपनी खूबसूरत आंखें उठाकर अहमद की तरफ देखा और कहने लगी, यहां से थोड़ी दूर उस कब्रिस्तान के पीछे मैं अपनी मां के साथ रहती हूं। अहमद उसे उसके घर की तरफ ले जा रहा था। अगरचे वह रात के खौफनाक अंधेरे में थोड़ा डर रहा था, लेकिन फिर वह लड़की से कहने लगा, तुम्हें किसने नुकसान पहुंचाया है? तुम्हारी यह हालत किसने की है? लड़की उससे कहने लगी, कुछ लोग मेरे पीछे पड़े थे। सब लोग मेरी खूबसूरती की वजह से मुझे परेशान करते हैं, लेकिन वे मेरी सच्चाई नहीं जानते। जिस दिन मेरा राज उनके सामने आया, वे लोग मेरे पीछे कभी नहीं आएंगे। अहमद यह सुनकर दिल में सोचने लगा कि आखिर इस लड़की का क्या राज है। फिर थोड़ी ही देर बाद लड़की का घर आ गया था, लेकिन अहमद उस घर को देखकर खौफजदा हो गया, क्योंकि उसका घर बिल्कुल ही किसी खंडर की तरह लग रहा था। साथ ही एक बूढ़ी औरत उस घर से निकलकर उनके सामने आई थी, जिसे देखकर अहमद बुरी तरह डर गया। उस पास कोई दूसरा घर भी नहीं था और यह बिल्कुल एक वीरान और तन्हा रास्ता था जो आबादी से बहुत दूर था। उसे वापस जाने की बहुत जल्दी हो रही थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि वह उस लड़की और उसकी मां से बुरी तरह डर गया था, और उस जगह से भी। वह जैसे ही वहां से जाने लगा, लड़की ने मुस्कुराकर उसे देखा था, लेकिन अहमद ने पलटकर उसे नहीं देखा और तेज तेज कदमों से चलते हुए
वापस अपने ठेले के पास आ गया था। लेकिन जैसे ही ठेले के पास आया तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उसका ठेला जो बिल्कुल खाली पड़ा था और जिस पर बासी फल रखे थे, अनगिनत लाल लाल रंग के सेब और दूसरे कई फलों से भरा हुआ था। अपने ठेले को फलों से भरा देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। आखिर यह सब कैसे हुआ और फिर इतने सारे फल उसके ठेले पर किसने रखे हैं? अब वह फलों का ठेला लेकर घर आ गया था। उसने जेब में मौजूद थोड़े बहुत जितने भी पैसे थे अपनी मां के हाथ पर रख दिए, लेकिन बार बार उसी लड़की के बारे में सोचे जा रहा था। आखिर कोई लड़की किसी वीरान और खंडहर से घर में कैसे रह सकती है? और उसकी मां कितनी डरावनी थी, वह बार बार यही सोच रहा था। फिर दूसरे दिन वह अपने फलों का ठेला लेकर जैसे ही शहर की मार्केट में खड़ा हुआ, उसके ठेले पर लोगों की भीड़ लग गई थी। ठेला जो फलों से भरा हुआ था एकदम ही खाली हो गया था और अहमद की जेब नोटों से भर चुकी थी। वह दिल ही दिल में बहुत खुशी महसूस कर रहा था। जैसे ही रात हुई वह वापस घर जा रहा था, लेकिन उसने थोड़े से फल बचा लिए थे, वह भी उस लड़की और उसकी मां के लिए, क्योंकि वह आज भी उसके ठेले पर नहीं आई थी। फिर उसी पुराने कब्रिस्तान के सामने से गुजरते हुए उसने थैले पर रखे फलों को उठाया और उस लड़की के घर की तरफ आ गया। घर में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। वह जैसे ही अंदर आया, काले अंधेरे ने उसका इस्तकबाल किया था। इस अंधेरे को देखकर वह डर गया, लेकिन अचानक ही लड़की उस अंधेरे में से निकलकर उसके सामने आई। उस अंधेरे में वह किसी रोशनी की मानिंद दिखाई दे रही थी। मैं तुम्हारे लिए फल लेकर आया हूं। अहमद ने वह सारे फल उसके हवाले कर दिए थे। लड़की उसे देखकर खूबसूरती से मुस्कुराई और कहने लगी, तुम बहुत अच्छे हो। आज मेरी मां की तबीयत बहुत खराब थी और मुझे इन फलों की जरूरत थी। आ जाओ अंदर। वह उसे कमरे में बुला रही थी, लेकिन अहमद अंदर जाना नहीं चाहता था, क्योंकि इस पूरे घर में सिर्फ अंधेरे का राज था और वहां हाथ को हाथ सूझाई न देता था। वह लड़की से कहने लगा, मैं फिर कभी आऊंगा, अभी मुझे जाने की जल्दी है। मैं घर जा रहा हूं। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मेरे सारे फल बिक गए। वह खुशी खुशी लड़की से कह रहा था। लड़की उदासी से मुस्कुराई और कहने लगी, अब तुम्हें ऐसे ही खुशियां मिला करेंगी, इसलिए अपनी आने वाली खूबसूरत जिंदगी का इस्तकबाल करने के लिए तैयार हो जाओ। लड़की की इस अजीब बात पर वह हैरान रह गया था। फिर जल्दी से उसके घर से निकलकर अपने घर की तरफ जाने लगा, लेकिन वह इस रास्ते से गुजर रहा था कि अचानक ही उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी। पेड़ पर लगे हुए लाल लाल सेब देखकर वह हैरान रह गया था, जो पहले उसे कभी दिखाई न दिए थे। यह आसपास वीरान रास्ता था, यहां कोई भी नहीं था। अहमद ने सोचा कि ये फल वह तोड़कर अगर अपने ठेले पर रखकर बेचे तो उसे अच्छा खासा मुनाफा हासिल होगा। वह जल्दी से पेड़ पर चढ़कर सारे लाल लाल रंग के सेब तोड़ने लगा और उसने सारे सेब अपने ठेले पर जमा कर लिए थे। रात का वक्त होने की वजह से यहां कोई भी नहीं था, क्योंकि यह एक वीरान और सुनसान रास्ता था। यहां से कोई भी नहीं गुजरता था, लेकिन अहमद को यहां से गुजरकर जाना पड़ता था, क्योंकि उसका घर इसी रास्ते से आता था। अब उसका ठेला लाल लाल सेबों से भर चुका था और वह खुशी खुशी घर की तरफ जा रहा था। लेकिन जैसे ही वह आगे कदम रखने लगा, अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आई थी। पायल की छन छन ऐसे लग रहा था जैसे कोई लड़की उसके पीछे पीछे आ रही है। वह हैरत से पलटा था, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। जैसे ही वह आगे बढ़ता, उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती, लेकिन जब पलटकर देखता तो पीछे कोई भी नहीं होता। किसी कशमकश में यह पूरा रास्ता गुजर गया और वह अब घर आ गया था। सारे पैसे जितने भी उसके जमा हुए थे, उसने वह सारे अपनी मां के हाथ पर रख दिए थे। उसकी मां बहुत खुश हो रही थी और दोनों छोटी बहनें भी खुशी खुशी उसे कह रही थीं कि भाई, लगता है कि अब हमारे घर के हालात बदलने वाले हैं। जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम एक बहुत खूबसूरत घर खरीदेंगे। अहमद कहने लगा, जरूर, मुझे यकीन है कि एक दिन हमारे घर के हालात बदल जाएंगे। रात को अहमद बिस्तर पर लेटा तो सोचने लगा कि आखिर वह पेड़ उसे पहले क्यों नहीं दिखाई दिया। वह अक्सर भी उस रास्ते से गुजरता था, लेकिन ये लाल लाल रंग के सेब उसे पहले कभी दिखाई नहीं दिए थे। फिर दूसरे दिन वह शहर की मार्केट में खड़ा हो गया।
और लोगों की भीड़ एक बार फिर से उसके ठेले पर जमा हो गई थी। लोग उसके ठेले से लाल लाल रंग के सेब खरीद रहे थे और सभी तारीफ कर रहे थे। सब मां अहमद से पूछ रहे थे कि वह किस मंडी से यह सारा फल लेकर आया, लेकिन अहमद ने यह राज किसी को भी नहीं बताया कि उस पुराने कब्रिस्तान के करीब जो सेबों का पेड़ है, वहीं से वह ये सारे फल तोड़ कर लाया है। सिर्फ चंद घंटों के अंदर अंदर उसका सारा ठेला खाली हो गया था और आज फिर उसकी जेब नोटों से भर गई थी। लेकिन कल की तरह उसने आज भी उस लड़की और उसकी मां के लिए थोड़े से लाल रंग के सेब बचाकर रखे थे। वह उससे मिलना चाहता था। वह लड़की उसे जिंदगी की नई उम्मीद लगी थी, जिसने उसे खुशहाल होने की दुआ दी थी। अब मगरिब का वक्त हो रहा था और वह तेज तेज कदमों से ठेला घसीटते हुए उसी रास्ते की तरफ जा रहा था। उसने अपना ठेला उसी पेड़ के नीचे खड़ा किया और फिर वह लाल लाल रंग के सेब लेकर उसी लड़की और उसकी मां के घर चला गया। आज फिर घर अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन रोशनी की तरह निकलकर वह लड़की उसके सामने आई थी। उस लड़की को देखकर अहमद खुश हो गया। वह लड़की उसे मोहब्बत से देखते हुए कहने लगी, तुम कितने अच्छे हो, हम दोनों माँ बेटी का कितना ख्याल रखते हो। यह सुनकर अहमद कहने लगा, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे मुलाकात करना और मेरे घर के हालात बदल रहे हैं, जैसे कि तुमने कहा था। यह सुनकर लड़की मुस्कुराई थी। फिर वह सेब देकर वापस अपने ठेले की तरफ आ गया, लेकिन जैसे ही उस रास्ते पर आया तो उसकी हैरत का ठिकाना न रहा। पेड़ पर लगे हुए लाल लाल सेबों में इजाफा हो गया था और आज फिर वह सेब जैसे उसे पुकार कर कह रहे थे कि आओ, हमें तोड़ लो और अपनी रोजी में बरकत पैदा करो। फिर अहमद से रहा न गया और उसने वह सारे फल तोड़कर अपने ठेले पर रख लिए थे। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसके घर के हालात इतनी जल्दी बदल जाएंगे। उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। अब वह हर रोज उस रास्ते से गुजरता, बचा हुआ फल उस लड़की के घर देता और उस पेड़ से फल तोड़कर अपने ठेले पर रख लेता। दिन ब दिन उसके घर के हालात बदलते जा रहे थे और अब लोग फौरन ही उसके सारे फल खरीद लिया करते। पूरे शहर में अहमद के मीठे सेबों का चर्चा था, लेकिन अहमद ने यह राज किसी को नहीं बताया था कि वह मीठे मीठे लाल रंग के सेब कहां से लेकर आता है। उसने किसी के सामने भी उस पुराने कब्रिस्तान का जिक्र नहीं किया था। अहमद को तो ऐसा लग रहा था कि यह जो कुछ भी हो रहा है उस लड़की की वजह से हो रहा है। आज भी उसने लड़की के लिए कुछ चीजें खरीदी, लाल रंग की चूड़ियां, एक खुशबू और चमेली के खूबसूरत गजरे। ये सब चीजें वह उसे तोहफे के तौर पर देना चाहता था। बड़े जोश और खरोश से वह उसी घर में पहुंचा था, लेकिन आज उस वीरान खंडर का खाली सन्नाटा देखकर वह हैरान रह गया। लाख आवाजें देने के बावजूद भी वह लड़की उसके सामने नहीं आई थी। वह बहुत मायूस और उदास सा होकर वापस पलटने लगा। वह उस पुराने कब्रिस्तान से गुजरकर घर की तरफ जा रहा था, जब अचानक उसे अपने पीछे एक आवाज सुनाई दी, रुक जाओ लड़के, तुम कहां से आ रहे हो और तुम्हारे हाथों में ये चीजें कैसी हैं? अपने पीछे आने वाली आवाज सुनकर वह हैरान रह गया था। जैसे ही अहमद ने पलटकर देखा तो एक बूढ़े आदमी को देखकर वह चौंक गया। फिर वह बूढ़ा अहमद से कहने लगा कि वह रात के इस भयानक अंधेरे में इस कब्रिस्तान में क्या कर रहा है। अहमद उसे देखकर घबरा गया था। फिर वह जल्दी से कहने लगा, मैं इस कब्रिस्तान के पीछे जो घर है वहीं आता जाता हूं। वहां एक लड़की अपनी मां के साथ रहती है, उसे मेरी मदद की जरूरत है, मैं उसके लिए कुछ सामान लेकर आया था। यह सुनकर बूढ़ा आदमी जोर जोर से हंसा था। फिर वह अहमद के पास आकर कहने लगा, क्या तुम नहीं जानते कि वह घर तो कब से वीरान हो गया है? उस घर में कोई भी नहीं है, तो फिर एक मां और एक बेटी कहां से आई? अहमद उस बूढ़े आदमी से कहने लगा, नहीं, वहां पर एक लड़की रहती है जिसकी मां बीमार है और उसे मेरी मदद की जरूरत है। मैं हर रोज उसके लिए फ्रूट लेकर जाता हूं, क्योंकि मैं एक फल बेचने वाला हूं। उस लड़की ने कहा था कि एक दिन मेरी किस्मत बदल जाएगी, और ऐसा ही हुआ। मेरे घर के हालात बहुत बदल गए हैं। मैं खुद को खुशनसीब समझता हूं, इसीलिए उस लड़की के लिए यह तोहफा लेकर आया था। बूढ़ा आदमी राजदारी से कहने लगा, देखो, मेरी बात को समझो और उस घर में दोबारा न जाना। क्या तुम नहीं जानते, वहां पर एक जिन्नजादी को कैद किया गया है और वह जिन्नजादी अक्सर ही किसी लड़की के रूप में आकर लोगों को परेशान करती है। क्या तुम उसके झांसे में तो नहीं आ गए?
यह सुनते ही अहमद परेशान हो गया था। वह हैरत से उस बूढ़े आदमी को देख रहा था और उससे पूछने लगा, तुम कौन हो? वह बूढ़ा आदमी कहने लगा, मैं इस कब्रिस्तान का गोरखन, कब्र खोदने वाला हूं और यहां की हर बात से वाकिफ हूं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम दोबारा यहां कभी नहीं आना। यहां से चले जाओ, यहां पर जिन्नातों का बसेरा है। उस बूढ़े आदमी ने अहमद को बहुत डरा दिया था। वह मायूस सा होकर गजरे और खुशबू वहीं फेंकता हुआ घर चला आया था। लेकिन आज उस रास्ते से गुजरते हुए उसे वह लाल सेबों का पेड़ भी दिखाई नहीं दिया। उसने आज वाले सारे पैसे मां के हाथ पर रख दिए थे। अगले दिन वह शहर की मार्केट में खड़ा था, लेकिन बार बार लोग उससे आकर पूछ रहे थे कि वह मीठे सेब क्यों नहीं लेकर आया, जिसकी वजह से पूरे शहर की मार्केट में उसका चर्चा था। लेकिन अहमद के चेहरे पर मायूसी थी। वह हर हाल में उस लड़की के बारे में जानना चाहता था। फिर काफी रात तक वह मार्केट में खड़ा रहा, यहां तक कि रात के 12 बज गए। अब वह घर जाना चाहता था। उसी रास्ते से गुजरते हुए वह एक बार रुका था। उसका दिल चाह रहा था कि वह जाकर देखे कि उस घर में वह लड़की अब भी मौजूद है या नहीं। लेकिन अचानक उसे बूढ़े गोरखन की बात याद आई थी। फिर वह इस बात को सोचकर अपने घर जाने लगा। लेकिन थोड़ी ही दूर गया था कि अचानक उसे अपने पीछे पायल की आवाज आने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई लड़की उसके पीछे पीछे आ रही है। वह जैसे ही इन आवाजों पर पलटा तो उसकी आंखों ने हैरत अंगेज मंजर देखा था। उसी पेड़ के नीचे वह लड़की खड़ी थी, जिस पर लगे हुए लाल रंग के सेब उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। लेकिन वह लड़की को देखकर डर गया। लड़की की आंखें बड़ी अजीब हो रही थीं। उसने काले रंग का लिबास पहन रखा था और उस काले दुपट्टे से मुंह छिपा रखा था। लेकिन वह हाथ के इशारे से उसे अपनी तरफ बुला रही थी। वह न चाहते हुए भी उसके पास चला आया था। मैं तुम्हारे घर गया था, तुम्हारे लिए तोहफा लेकर। तुम कहीं पर भी नहीं थी, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में सच्चाई जाननी है। आखिर तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया था, बल्कि खामोशी से अहमद को देखती रही। फिर कहने लगी, क्या तुम इस पेड़ के मीठे मीठे सेब हासिल करना चाहते हो? हर रोज की तरह वे पैसे कमाना चाहते हो? अगर इसका जवाब हां में है तो तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। अहमद हैरत से कहने लगा, कैसी बात? वह लड़की कहने लगी, मेरा नाम आलिया है और मैं कोई इंसानी लड़की नहीं, बल्कि एक जिन्नजादी हूं। मुझे और मेरी मां को हजारों साल पहले इस बस्ती के लोगों ने इस पेड़ पर कैद कर दिया था, जिसके नीचे मैं आज खड़ी हूं। मैं यहां से कहीं जुदा नहीं हो सकती, नहीं यहां से कहीं जा सकती हूं। लेकिन अब मैं आजादी हासिल करना चाहती हूं। आज से 20 साल पहले तुम्हारे पिता ने मेरी मां की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन उससे पहले ही वह मौत का शिकार हो गया। लेकिन उसने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका, लेकिन मेरा बेटा तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इसीलिए मैं तुम्हारी तलाश में इस शहर की सड़कों पर घूमती थी। मैं नहीं जानती थी कि तुम एक फल बेचने वाले हो, लेकिन जब मैंने तुम्हें पहचाना तो मुझे बहुत खुशी हुई। अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे यहां से आजाद करो, इस पेड़ से। यहां पर मेरी मां भी रहती है, लेकिन वह बहुत बीमार है। यहां से आजादी के बाद मैं अपने कबीले में वापस चली जाऊंगी, जहां पर हम जिन्नात रहते हैं। लेकिन मैं अभी नहीं जा सकती, क्योंकि मैं एक कमजोर और ताकत से महरूम जिन्नजादी हूं। तुम ही हो जो मुझे आजादी दिला सकते हो, जैसे कि तुम्हारे पिता ने हमें आजाद करने की कोशिश की थी। अहमद यह सुनकर हैरान रह गया था। उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि वह कोई लड़की नहीं, वह एक जिन्नजादी है, जिसकी मोहब्बत में अहमद गिरफ्तार हो गया था। फिर वह लड़की उसे कहने लगी, यहां से थोड़ी दूर एक पहाड़ है। उस पहाड़ के पीछे एक नदी बहती है। उस नदी का मीठा पानी और वहां उस नदी के पास लगे हुए चंद पौधे मेरी रिहाई का बाइस बन सकते हैं। तुम उनके पत्ते लेकर आना और उस नदी का पानी इस पेड़ पर छिड़कना। इस तरह से मैं और मेरी मां आजाद हो जाएंगे। मैं और किसी को यह राज नहीं बता सकती थी। मैं जानती हूं कि जिस तरह मैं तुम्हें चाहने लगी थी, उसी तरह तुम भी मुझसे मोहब्बत करने लग गए थे, और मेरी मोहब्बत में आकर तुम यह काम जरूर करोगे। मुझे यकीन है कि तुम मेरी मदद करोगे, मुझे और मेरी मां को यहां से आजादी दिलाओगे। वह जिन्नजादी बड़ी आस से अहमद को देख रही थी। अहमद ने एक गहरी सांस ली और कहने लगा, मैं तुम्हें आजादी जरूर दिलाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से
हमारे घर के हालात बदल गए हैं। इस पेड़ पर लगे हुए मीठे मीठे सेब बेचकर काफी हद तक मेरे घर के हालात बदल गए हैं। अब मैं खुद मुख्तार हूं, किसी का मोहताज नहीं। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। जिन्नजादी आलिया यह सुनकर बहुत खुश हुई थी। फिर वह कहने लगी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। यह कहते ही वह उसके सामने से गायब हो गई थी। अगले दिन अहमद काम पर नहीं गया था, क्योंकि वह उसी पहाड़ी पर जाना चाहता था। जैसे ही उस पहाड़ी के पीछे गया, उसके पीछे बहती नदी और लगे हुए हरे रंग के पौधे देखकर उसे उस जिन्नजादी की बात पर यकीन हो गया था। नदी का पानी उसने बोतल में भर लिया था और चंद पत्ते भी उन पौधों के तोड़कर अपने पास रख लिए थे। जैसे ही वह वहां से आने लगा, अचानक किसी खौफनाक चेहरे वाले आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया था। अहमद उसे देखकर डर गया। फिर वह आदमी कहने लगा, मैं एक जिन्नजाद हूं। तुम हमारी बस्ती का पानी और पौधे नहीं ले जा सकते। हम यहां किसी इंसान को आने की इजाजत नहीं देते। इसकी बात सुनकर अहमद घबरा गया। वह जल्दी से कहने लगा, लेकिन मैं किसी की मदद करना चाहता हूं, किसी को आजादी दिलाना चाहता हूं। मेरा मकसद नेक है। वह जिन्नजात कहने लगा, ये पौधे और पानी सिर्फ जिन्नात इस्तेमाल कर सकते हैं, इंसान नहीं। अहमद जल्दी से कहने लगा, मैं भी किसी जिन्नजादी की मदद करना चाहता हूं, जो हजारों साल से एक पेड़ की कैदी है। मैं उसे आजादी देकर खुशी महसूस करूंगा। यह सुनकर वह जिन्नजात कहने लगा, ठीक है, तुम्हारा मकसद नेक है। मैं तुम्हें यह ले जाने की इजाजत देता हूं। यह कहते ही वह अहमद के सामने से गायब हो गया था। फिर उस रात के 12 बजे वह उसी पुराने कब्रिस्तान में आया और उस पेड़ के नीचे खड़े होकर वह उस नदी का पानी पेड़ पर छिड़क रहा था। साथ ही उसने वह पौधे भी उस जमीन के नीचे दफन कर दिए थे। उसकी खुशबू से एकदम ही हर तरफ रोशनी सी फैल गई थी। एक धुआं सा उठा और फजा में एक खुशी की आवाज गूंजी थी, मैं आजाद हो गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा। वह जिन्नजादी झूम झूम कर नाच रही थी। अहमद दूर से उसे देखे जा रहा था। आजादी का एहसास क्या होता है? वह कोई जिन्नजादी आलिया से पूछता, लेकिन अहमद उसकी खुशी महसूस करके खुद भी खुश हो रहा था। फिर जिन्नजादी आलिया कहने लगी, अब मैं वापस अपने कबीले में जा रही हूं, हमेशा के लिए। कभी ना वापस आऊंगी, लेकिन तुम्हें इस पेड़ का हक देकर जा रही हूं। इस पेड़ पर लगने वाले सेब, जो बहुत मीठे और रसदार हैं, वह सिर्फ तुम्हें दिखाई देंगे और किसी को नहीं। इसलिए आज से यह मीठे फलों का पेड़ तुम्हारा है। यह कहते ही वह अहमद के सामने से गायब हो गया।